बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ ख़ान के साथ कमर मेकन एक दफ़ा फिर मुखातिब है। आज एक तो सुबह सुबह सरप्राइज़ आया कि जो तरमीमी ऑर्डीनेंस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर, वो इस वक्त वफाकी काबीना से मंजूर हो चुका है। सदारती जो सिग्नेचर हैं उसके ऊपर हो जाएंगे, उसके बाद वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। उसके असरात क्या होंगे? चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पसंदीदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दोबारा से तब्दील कर दिया गया है, और क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसके ऊपर कोई अपना मौक़िफ़ देंगे? क्योंकि उन्होंने मुझे याद पड़ता है 6 महीने जब तक ये मंजूर नहीं हुआ था उन्होंने चैम्बर वर्क किया था और कहा था कि जी मैं बेंच 4 में महीने 4 महीने मैं बेंच के अंदर नहीं बैठूंगा। और फिर जब वो आए तो फुल कोर्ट बेंच बनाकर उसको पिछले नाफिजुल साल इन्हीं दिनों कमर इन्हीं इन्हीं दिनों दिनों ये इन्हीं दिनों मुकदमा चल रहा है। तो इन्हीं दिनों ये मुकदमा जो है वो चल रहा था और फिर फुल कोर्ट के फैसले के नतीजे में इसको नाफिजुल अमल किया गया। बट अभी इसके क्या असरात होंगे, देखना यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को फ़िल्टर आउट करने की कोशिश क्यों की जा रही है। मरीम नवाज़ ख़ान का ट्वीट भी था। दूसरा जो सरप्राइज़ आया वो कौमी असम्बली से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने उनके अहकामात पर उनके फ़ैसले के बाद, अब ये रूलिंग है, फ़ैसला है, ख़त है, क्या है, ये चीज़ें सामने आना बाकी है। लेकिन नेशनल असम्बली की वेबसाइट के ऊपर नई लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें तहरीक इंसाफ का नामो निशान तक मौजूद नहीं है, और तमाम अरकान जो तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर आए थे उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसमें इलेक्शन एक्ट जो आया था जिसका नफाज 2017 से हुआ था, उसके अंदर कौन से 2 या 3 अहम नुकात है जिनको मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त ये फ़ैसला कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से किया गया है, और मखसूस नशिस्तें दोबारा से छीनने की जो तैयारी है वो कल से एक दफ़ा फिर से जारी है। मरीम नवाज़, आप क्या कहेंगी? एक तो मुझे बता दें, आज काजी साहब ने अंदर कुछ अदालत के अंदर यूनिवर्सिटी के केसेस में भी कुछ कहा है, क्या देखिए, अहवाल था? यूनिवर्सिटी के केसेस पर मैं बाद में आती हूँ। आज उनकी अदालत में बेसिकली जस्ट वन लाइनर, उनकी यूनिवर्सिटी के जो केसेस चल रहे हैं वो है वाइस चांसलर की तकर्री से मुतालिक, और उन वाइस चांसलर से मुतालिक जिनको लगाया गया था और अब वो एक्सटेंशंस पर हैं। तो जब एक्सटेंशंस का मामला आए और इन दिनों में आए तो जाहिर है कि वो डिस्कशन बनती है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिनके खुद एक्सटेंशन का मामला चल रहा है, पार्लियामान क्या तगो-दो कर रहा है, किस किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही हैं सारी की सारी, वो इसी एक एक्सटेंशन पर आकर रुकती हैं। तो हमें हर उस हाल सूरत में हाल के काजी अंदर चाहिए। उस सूरत हाल के अंदर उनकी अदालत से इस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं कि जिस शख्स का जो मुअय्यना मुद्दत होती है उससे अगर वो ऊपर उस पर रहता है तो वो काबिज़ होता है, और कोई एक शख्स जो है वो तमाम इदारों को है वो बेयारो मददगार नहीं कर सकता, और इदारे एक शख्स की माँ पर नहीं चल सकते। इस किस्म के बड़े दिलचस्प रिमार्क्स आ रहे हैं और अभी ये रिमार्क्स आने का सिलसिला जारी रहना है कमर। अभी 2 वो बजे समात फिर से चल इस पर रही है, समाअत होगी। 2 बजे दोबारा समात होगी तो हम उस पर बाद में तफसीली बात करेंगे। सुबह से इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं कि हमें पहले उस तरफ ही आना चाहिए। कमर ने आपको बताया, लेकिन काफ़ी मिला लेकिन रहे थे, एक काफ़ी बात जो नाज़रीन के लिए वो ये कि काजी साहब ने आज कह दिया है कि अपने ओहदे पर अगर कोई शख्स मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद एक दिन भी बैठा रहे तो वो काबिज़ होता है। तो जी बिल्कुल मरीम नवाज़। ये जो है वो आ गया मामला। और इसके बाद अब देखना ये है, कमर का जो सवाल था उसकी तरफ अब मैं वापस आ जाऊँ अगर कमर मुझे इजाज़त दें। जी। इनका सवाल ये था कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, आज उन्होंने किस तरह से ये मामला कर दिया। तो भाई स्पीकर के इख्तियारात भी काफ़ी लामहदूद हैं जैसे बाकी सबके हैं। उनका इदराक तब हुआ जब आइनी तरमीम नाकाम हो गई। जी। तो पहली चीज़ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें के गुज़िश्ता 3 दिन से मखसूस नशस्तों के फैसले की खिलाफ वर्जी करने की वजह ढूंढने के लिए इजलास हो रहे हैं और आज भी वो इजलास होना है, तो उनको वजूहात दी जा रही हैं। उनको बेसिकली ग्राउंड बना के दिया जा रहा है कि मेरे भाई जाओ इलेक्शन कमीशन, तुम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करो, हम हम तुम्हारे तुम्हारे साथ हैं। साथ खड़े और हैं। ये जो है वो पैगाम आज कदम आ गया बढ़ाओ है इलेक्शन कमीशन, एग्जैक्टली हम तुम्हारे साथ हैं। पार्लियामेंट की जानिब से। और वो ये कि अचानक से इलेक्शन एक्ट, तरमीमी एक्ट जो कि 9 अगस्त को गालिबन पास हुआ और उसके फौरी बाद ही सदर मुमलिकत ने उसकी मंजूरी दे दी, वो गजट ऑफ पाकिस्तान में शामिल हो गया। उस कानून को बने भी 1.5 माह हो गया, लेकिन पहले आईनी तरमीम की कोशिश की गई और फिर जब वो आईनी तरमीम कामयाब नहीं हुई तो अब उस एक्ट को बुनियाद बनाकर, उस कानून को बुनियाद बनाकर बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन चले, स्पीकर ने जो 39 मेंबर्स 39। थे उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का करार दे दिया। वेल एंड गुड, जो मर्जी करना है, जितने स्ट्रिंग्स खींचने हैं ज़रूर खींच लें। लेकिन दूसरी जानिब कमर, एक और जो बहुत बड़ी आयरनी हुई है इस वक्त, वो वफाकी काबीना के इजलास से हुई है। वफाकी काबीना के इजलास के अंदर जो मंजूरी दी गई है ऑर्डीनेंस की, अब देखना है कि क्या उस ऑर्डीनेंस के ऊपर
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा अमल करेंगे, जो खुद ऑर्डिनेंस को डिक्टेटर की जो है वो दौर की पैदावार कहते हैं, जो खुद ऑर्डिनेंस के हवाले से ये कहते हैं कि जब असेंबली इन फंक्शन हो तो ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत है। मेरे ख्याल में तो क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इतना पसंदीदा कानून था, जैसे हमने पहले भी बताया, 4 महीने चैम्बर वर्क करते रहे, वो कोर्ट में नहीं बैठे, नाराज़ थे कि जब तक ये बिल जो है पास नहीं हो जाता, इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, मैं कोई केस नहीं सुनूंगा। मेरा मशवरा मानेगी नहीं, मैं तो कहूँगा काजी साहब आपकी पसंदीदा चीज़ के ऊपर हमला किया गया, आप इस्तीफ़ा दे दें और घर चले जाएं। काइंडली आप अपने आप को इस सारी चीज़ों से दूर रखें और इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। पसंदीदा चीज़ उस वक्त नापसंदीदा चीज़ में तब्दील हो गई थी जब जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दिया, और वो पूरी कैलकुलेशन इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से अगले 1.5 साल के लिए करके रखी थी हुकूमत ने, वो पूरा फार्मूला ख़राब हो गया। जस्टिस एजाजुल एहसन रिटायर हुए तो ऑटोमेटिकली जस्टिस मुनीब अख्तर आए, और फिर ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ पूरी लड़ाई है, ये अनएक्सपेक्टेड लड़ाई थी, इसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहे थे ना चीफ जस्टिस ना ही ये हुकूमत, जो कि ये जो मौजूदा वजीर कानून है और अटॉर्नी जनरल है, जिनका ब्रेन चाइल्ड है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून, जिसके लिए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बड़ी तगदो की। तो ये तमाम तरह सिचुएशन जो तमाम इस आपको पता है, फुल कोर्ट रेफरेंस वाले दिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हम सबसे कहा था कि मैं बादशाहत को ख़त्म करना चाहता हूँ, और उन्होंने इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का हवाला देते हुए कहा था मरीम नवाज़ खान साहिबा कि कभी आपको पता चला है कि अब बेंच बनने के बाद आपको पता हो कि फ़ैसला किसके हक़ में आएगा? तो हमारे रिपोर्टर हैं बड़े प्यारे राजा बशारत साहब, उन्होंने कहा जी कैसा पता चल जाता है। तो मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, राजा बशारत साहब को कहना ये चाहिए था, उन्होंने ज़्यादती की है चीफ जस्टिस के साथ कि सर हमें बेंच बनने के बाद तो पता चले ना पता चले ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन दरख्वास्त लगते साथ हमें ज़रूर पता चल जाता है कि फ़ैसला किसके हक़ में आएगा। तो जो काजी साहब ख़ुद बादशाहत को ख़त्म करने की बातें कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, वो जमहूरियत सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाना चाहते थे, अपने कहते थे कि जी मैंने अपने इख्तियारात को देखी जी तकसीम कर दिया है, सब लोग मिल के अब फैसला करते हैं। तो अब वो काजी साहब कैसे इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को नाफिजुल अमल करते हुए, मतलब वो क्या? मेरी बात सुने, जज्बाती ना हो, यही चीफ जस्टिस हैं जो ये भी कहते रहे हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है, उनका किया गया हर फैसला सुप्रीम होता है, लेकिन अब वो खुद इम्तहान में फंस गए हैं। वो ऐसे कि ये पार्लियामेंट का फैसला नहीं है, ये वफाकी काबीना का फैसला है, जिसमें पार्लियामान में मौजूद मुतादिद जमातों की नुमाइंदगी नहीं है। काबीना मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब की है कोई 30-35 लोगों की, कम ना करके इतने लोग हैं। तो ये उन सारे लोगों का फैसला है जिस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सिग्नेचर करेंगे, और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस बन जाएगा। और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी से ही बाहर, वो उस दिन इजलास से उठ के गए थे ना, अब जाएं इजलास से भी जाएं, कमेटी से भी जाएं, उनको कहीं भी जस्टिस मुनीब अख्तर को फिल्टर आउट करना इतना क्यों जरूरी है? अगर करना होता तो आप बज़ाहिर ये लगता है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो आपस में लड़ाई लड़ाई नहीं कहना चाहिए, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जस्टिस मुनीब के साथ क्या? जस्टिस मंसूर अली शाह को जस्टिस मुनीब अख्तर के साए से निकाल कर तनहा करना इस पूरे ऑर्डिनेंस के पीछे मकसूद है। उनको लगता है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह तो हमारी साइड थे, उनको जस्टिस मुनीब अख्तर ने बहका दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का पहले दिन से मौक़िफ़ ये है, अगर आप सिर्फ सहाफ़ियों को लेकर के मिसाल देख लीजिए कि वो सारे सहाफ़ी जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं वो भटक गए, और वो सहाफ़ी जो उनके साथ खड़े हैं वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। और यही चीफ जस्टिस का तासुर है जजेस को लेकर, और यही तासुर है हुकूमत का, और उसी तासुर के पेश नज़र ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है जिसमें चीफ जस्टिस की मेजॉरिटी क्रिएट की जाएगी। अब चीफ जस्टिस जिस रुकन को चाहेंगे मुंतखब करेंगे, इसी जो इम्कान था। अब आप ये देखिए, आप वो कमर, मैंने ना कल अपनी वीडियो में भी ये बात की, आपकी मैं भी कर देती हूँ, आपको याद हो या ना याद हो मुझे नहीं पता, जो फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस 28 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस ने आते ही एक हफ्ते बाद मुकर्रर कर दिया था। उसमें पहली समात पर चीफ जस्टिस बार बार एक रिमार्क्स दे रहे थे। वो रिमार्क्स पता है क्या थे? वो कह रहे थे कि मेरे खिलाफ या फैज़ाबाद धरना जजमेंट के खिलाफ इस तरीके से नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गई जैसे ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो, सामने खड़ा एक शख्स डंडे से यूं जो है वो इशारा दे रहा है, और पीछे खड़े सब लोग उसके इशारों के मुताबिक म्यूजिक बजा रहे हैं और एक्ट करते जा रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि सामने खड़ा एक शख्स सारे जो रूब्स हैं वो लेकर के घुमा रहा है, और उसके बाद पीछे खड़े इलेक्शन कमीशन, पीछे खड़े स्पीकर कौमी असेंबली, पीछे खड़ी हुकूमत, और पीछे खड़े चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके इशारों के ऊपर। ओके ठीक है, वही समझ जाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ये ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल हो जाता है तो मेरे जहन में दो बड़े अहम तरीन केसेस हैं जिनके ऊपर असरअंदाज
होने की कोशिश की जाएगी, यानी कि अपनी मर्ज़ी का बेंच बनेगा, अपनी मर्ज़ी के केसेस जो हैं वो मुकर्रर होंगे। तो एक तो मुझे ये बताएं कि तीसरा बंदा इतना काबिल एतमाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कौन होगा जो तीसरा मेंबर जस्टिस होगा? अमीनुद्दीन खान, ये सवाल है भला? अच्छा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ऑफ कोर्स। अच्छा, कोई और नहीं हो सकता? नहीं, एडॉक कोई और, जजेस में कोई हो सकता है? बाकी कोई भी अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अमीनुद्दीन खान साहब विल बी द मोस्ट फेवरेट वन, जो थर्ड हो सकते हैं इस कमेटी के अंदर। नॉट जस्ट अच्छा मोस्ट फेवरेट वन, ही इज द ओनली फेवरेट वन। अच्छा, ओनली फेवरेट वन। मैं मेरा वैसे था कि शायद जस्टिस सरदार तारिक या जस्टिस नईम एडहॉक अख्तर जजेस खान, को नहीं लगा रहे लेकिन वो हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज तो हैं, लेकिन वो लेकिन उसमें ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है मरियम नवाज के चीफ जस्टिस का नॉमिनी जज, ये नहीं लिखा हुआ एडॉक हो ना हो फलान टिम का, ऐसी तो नॉमिनी चीफ जस्टिस का कोई भी हो सकता है, लेकिन मरियम नवाज खान के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन विल बी द ओनली फेवरेट वन। अच्छा आगे चलते हैं, दो केसेस हैं नाजरीन। 63A की दोबारा से अपनी मर्जी की तशरीह हासिल करने की कोशिश की जा सकती है, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग वाला इसके जो ऊपर भी मैं आती हूँ, आप बात फ्लोर करें। क्रॉसिंग वाला जो रूल है, जो कानून है, जो उसकी जो तशरीह की गई थी उसको तब्दील करने की कोशिश हो सकती है। और दूसरा मखसूस नशस्तों के ऊपर नज़रसानी भी आएगी, ज़ाहिर आई हुई हैं दरख्वास्तें, वो मुकर्रर करनी है। आपको क्या लगता है ऑर्डिनेंस के बाद इन दो के अलावा भी कुछ हो सकता है या यही टारगेट है? ऑर्डिनेंस के बाद बहुत कुछ होगा। ये ऑर्डिनेंस इस चीज़ पर भी टारगेटेड है कि अगर आईनी तरमीम नहीं होती, वफाकी आईनी अदालत का क़याम नहीं होता, तो उस सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो ये इस ऑर्डिनेंस के पीछे पूरी की पूरी हुकूमत की बदनीयती है। उसके अलावा ये कि जो आप 63A के रिव्यू की बात कर रहे हैं, 63A आया, 63A पर बैठ के 5 जजेस ने फैसला दिया। उसके फैसले के खिलाफ, फैसला या राय कह लें आप, वो था तशरीह के खिलाफ, जो तशरीह का उन्होंने था, अपनी तशरीह कर दी थी ठीक है, उसके बाद। तशरीह हो गई। अब तशरीह पे बैठना है रिव्यू बेंच। अब रिव्यू बेंच के अंदर वही जज होंगे जिन्होंने फैसला दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में बेंच नहीं बनाएगी क्या ये कमेटी? रिव्यू वही लोग सुनते हैं जो फैसला देते हैं। तो नाजरीन, क्योंकि इससे 63A पहले भी कमर, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, इससे पहले चीफ जस्टिस बंदयाल उस बेंच को हेड कर रहे थे। जस्टिस जाजुर एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जमाल मंदुखेल और गालिबन जस्टिस अमीन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ये जस्टिस मजहर में से एक कोई उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। अब वो सारे जजेस मौजूद हैं, जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाज नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में सीनियर मोस्ट जज, जब बेंच दोबारा बनना है तो सीनियर मोस्ट जज या तो फिर चीफ जस्टिस खुद बचते हैं, जो कि डिजास्टर मखसूस नशस्तों के केस में हो चुका उनसे ऑलरेडी। उसके अलावा एक और जो जज बचते हैं वो जस्टिस मंसूर है या फिर जस्टिस मुनीब है। अब जस्टिस मुनीब से जूनियर जज का तो नहीं बना सकते। अब क्या चीफ जस्टिस अपनी फुल कोर्ट बिठा के अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी तब्दील कर दें तो फिर मामला मुख्तलिफ है, या फिर आईनी तरमीम करके सारा ही जो तरीक़ेकार है वो बदल दिया जाए तो फिर भी गेम डिफरेंट है। उसके अलावा आप मखसूस नशस्तों की बात करें, मखसूस नशस्तों में जो सबसे बड़ा डिजास्टर कमेटी में हुआ वो यही था कि जस्टिस मंसूर अली शाह से लेकर बेंच एक फुल कोर्ट बना देना। अगर वो जस्टिस मंसूर का ही बेंच होता और जस्टिस मंसूर के बेंच ने वो 3 रुकनी ने फैसला दिया होता मखसूस नशस्तों का, या 5 रुकनी ने दिया होता, तो इस वक्त आपके पास अपील में, या फिर सॉरी अपील में नहीं, रिव्यू में आपके पास चांस होता बेंच को, या तो वही बेंच रहता या फिर आप तब्दीली कर सकते थे अगर आप कानून को तब्दील कर ही रहे हैं। लेकिन जब आपने फुल कोर्ट बनाया तो आपके हाथ पैर वैसे ही बंदे हैं। तो मैं फिर कहूंगी, जस्टिस आयशा याद आ गई, जस्टिस आयशा ने उससे पहले भी ये सवाल किया था फुल कोर्ट में कि अगर फुल कोर्ट का कोई फैसला होगा तो उसके खिलाफ फिर अपील कौन सुनेगा, यानी कि रिव्यू उसके बाद किधर जाएगा। तो ये तमाम तर सवालात अभी भी मौजूद हैं। देखिए मरियम नवाज, अदलिया के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, बुनियादी ढांचे के खिलाफ कम से कम नहीं होनी वो चाहिए। इस्लाहात अदलिया के अंदर, अदलिया की बुनियाद हमारी मातहत अदलिया में होनी चाहिए। ये सारी इस्लाहात की जो जितनी इस्लाहात हैं इनकी वजह जो बनाई जाती है, रेशनल जो बनाया जाता है, वो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं। आपके मुकदमात की बुनियाद ठीक होगी, आपकी मातहत अदालतें वक्त पर फैसले करेंगी, किसी मुल्जिम को 20-20, 30-30, 40-40 साल नहीं लटका कर रखेंगी। आप एपिलेट ट्रिब्यूनल, जो एपिलेट इख्तियार है वो हाई कोर्ट्स के हवाले कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिकली बोझ का शिकार नहीं होगी। और यही वो फ्रेमवर्क था जिसके ऊपर पहले हुकूमत काफ़ी कंटिन्यूटी से बात कर रही थी। लेकिन अब उनकी तमाम तर नीयतें भी बदल चुकी हैं और उनके इरादे भी बदल चुके हैं, और वो बदनीयती पर और बददियानती के अलावा किसी चीज़ पर मबनी। काजी फाइज ईसा साहब को क्या करना चाहिए ऑर्डिनेंस पास होने के बाद? कुछ नहीं करना चाहिए उनको, हुकूमत की विल के ऊपर काम करना चाहिए। वो इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके अपना तो कोई प्रिंसिपल स्टैंड बड़ी माजरत के साथ अब इस सारी सिचुएशन के बाद नहीं रहा। लेकिन मैं ज़रूर, अगर वो सुने तो इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आपके पसंदीदा कानून और आपकी बादशाहत ख़त्म करने वाले नज़रिए पर इस वक्त हमला किया गया है इस पार्लियामेंट की तरफ से, और ये पहले भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर
जो है इसी हुकूमत ने बनाया था, और अदालतों को स्ट्रेंथन करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो जो 100 मोटो का इख्तियार बादशाहत वाला था उसको ख़त्म करने के लिए। कमर, एक और अच्छी तो खबर ये है इस कि वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इस पर एक्शन लेते हुए मेरे एंड ख्याल पे में सिर्फ इस्तीफ़ा देकर चले जाना चाहिए। खबर दे प्लीज़, देती हूँ, अगर उन्हें इस्तीफा दे के ही जाना होता कमर तो ये सब नहीं मैं हो रहा होता कहूँ ना भी ना, मुल्क क्या में। हो गया, नहीं, मैं आप तो ना कहूँगा कहो। बस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस को 24 सितंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, और अब मंगल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अरे सरबराही हाँ, में 24 को। लार्जर बेंच बैठकर इस केस की समाअत करेगा, और वो मसला जो पंजाब के ट्रिब्यूनल्स का फंसा पड़ा है वो हल हो जाएगा। लेकिन अगेन जस्टिस आलिया नीलम अच्छा सर्व कर रही हैं पंजाब में, तो देखना है कि ये ट्रिब्यूनल्स फाल होने के बाद मामलात किस तरीके से चलते हैं जैसे आगे। सारिया नीलम अच्छा सर्व कर रही हैं, लेकिन उनकी अदालत में एक जलसे का एनओसी देने के लिए भी लार्जर बेंच बनाने की कोशिश की जा रही है, और देखें कि कितना बहरहाल वो लार्जर अदलिया बेंच आज़ाद फैसला है। कर चुका है कमर। अच्छा ठीक है, लेकिन एक उन्होंने जलसे की एनओसी खारिज देने कर के लिए दिया। मरीम नवाज लार्जर बेंच की क्या जरूरत है? एक जज भी बैठ के एनओसी मैं पर आपको फैसला दे बताती हूँ सकता है, क्या इतना क्यों मैं उसमें कोई आनी मैं तशरीह तो है आपको नहीं। बताती हूँ, ताकि बोझ एक जज पे ना आए और दबाव एक जज पे ना आए और जासूसी एक जज की ना हो और कैमरे एक जज के घर फिक्स ना हो, बल्कि 3-4 के घर हों। कमर, आप फिर मसले एक को और समझें। खत लिखा जाए लाहौर हाई कोर्ट से भी। लाहौर हाई कोर्ट तो पहले ही कह चुका कि एग्जेक्टिव की अदलिया में मुदाखलत ओपन सीक्रेट है, और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ से किस किस्म की आवाज़ें उठी। ये जज ना बोलते, ना ये सब होता, ना आज आईनी तरमीम हो रही होती, ना मसाइल होते, ना आईनी अदालत कायम होती, ना ही ये सब कुछ होता, ना ऑर्डिनेंस आता, ना पीटीआई को मसले होते। सारा कुछ उन 6 जजेस ने किया। मुबशर जैदी साहब के ट्वीट के मुताबिक कि फिर सब कुछ हंसी खुशी सहने लगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।